नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर बेस्ट मार्चिंग का अवार्ड जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड का बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अवार्ड जीता। दोनों सेनाओं में जाट रेजिमेंटल सेंटर, सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का अवार्ड जीता। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सभी को गणतंत्र दिवस पर शानदार प्रदर्शन करने और कोविड संकट के बावजूद साल भर तैयारी करने के लिए बधाई देता हूं। अगर कोई भारत की विविधता में एकता का गवाह था तो उन्हें राजपथ पर मार्च देखने आना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, पूरे भारत में उतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी अन्य शहर की पुलिस को नहीं करना पड़ता। हमारे पड़ोस की विदेशी ताकतें अगर अपनी नापाक हरकतों से कुछ संदेश देना चाहती है तो वो दिल्ली को ही केंद्र बिंदु बनाती है। हमारी दिल्ली पुलिस को इसके लिए लगातार सक्रिय रहना पड़ता है। में एकता कैसी है इसका एहसास करना हो तो उसे राजपथ पर होने वाले इस मार्च को आकर देखना चाहिए। और कोरोना जैसी महामारी, इतने बड़े संकट के बावजूद जिस तरीके से सारे कंटिंजेंट ने पूरे वर्ष भर एक्सरसाइज की है, उसकी मैं जितने भी सराहना करना चाहूंगा कम है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज आप लोगों ने की है। और जब एक्सरसाइज हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों अथवा हमारे सीएपीएफ हों, पुलिस के लोग जो करते हैं, तो मैं समझता हूं कि शायद इसलिए करते हैं कि शांति काल जो होता है, पीस का जो समय होता है, शांति का, उस समय हम जितना ही पसीना बहाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए यदि भविष्य में कभी खतरा पैदा होगा तो हमें उतना ही। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की। योजना का उद्घाटन कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोचिंग क्लास मंगलवार से शुरू होंगी। इस स्कीम के लिए आम बजट में स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत अब पूरे राज्य में मुफ्त में कोचिंग देने वाले सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का मकसद ऐसे सभी छात्रों की मदद करना है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभ्युदय योजना में प्रदेश में कल से कक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी। जिन युवाओं का संक्षिप्त टेस्ट से सिलेक्शन हुआ उन्हें मंडल मुख्यालय में क्लास अटेंड करने का अवसर मिलेगा। पहले चरण में 50,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। योजना अभी प्रारंभ हो रही है, तो पहले चरण में हम लोग इसको केवल 18 कमिश्नरी मुख्यालय में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब योजना प्रारंभ हो तो फिर उसको हमें सस्टेनेबल करना है, एकदम सतत रूप से आगे बढ़ाना है, वह निरंतरता उसमें बनी रहे, वह आगे निरंतर चलती रहे, इस दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। तो पहले चरण में 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में हम इसे प्रारंभ करेंगे और फिर इसके परिणाम देख करके, ये प्रारंभ हो गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रारंभ है, जिनका एडमिशन हो गया है तो वही फाइनल है। ये समय समय पे इसमें वीकली है या इसमें मंथली है, इसमें टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के आधार पर फिर स्क्रीनिंग भी होती रहेगी, नए लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ होता रहेगा। ये चीजें इसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया के साथ जुड़ता रहेगा। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करना है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद अब तक 400 किलो चांदी ट्रस्ट तक पहुंच चुकी है, जिसको लेकर ट्रस्ट ने रखने की व्यवस्था ना हो पाने की जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में अब तक 1500 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के लिए सोना चांदी भी राम भक्तों द्वारा दान दिया जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद निर्मल अपने समर्थकों के साथ अयोध्या पहुंचे। कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को एक चांदी की शिला भेंट की। ये देश के दलितों की ओर से
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए एक चांदी की शिला भेंट की है और इसके पीछे यही मकसद है, यह संदेश देना है इस देश के दलितों को और पूरे देश के नागरिकों को कि प्रभु श्री राम देश के दलितों की आस्था के केंद्र हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो उस समय जो उनके साथ थे वे आदिवासी थे, गिरिवासी थे और वंचित समुदाय के लोग थे। पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ दलित समाज के लोग इस मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बने। अंबेडकर महासभा के सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनका हृदय से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। आप सब यहाँ इतनी दूर से चल करके यहाँ आए अयोध्या भगवान राम की धरती पर। आपने प्रतीक स्वरूप चांदी की एक ईंट भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सबको अपना स्नेह और आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और वोटर्स को साधने की कोशिश की है। खासतौर से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानों के जमकर तीर चल रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लेकर लगातार टिप्पणी करने में मशगूल है और इसी बीच रविवार को भाजपा के बंगाल प्रभारी दिलीप घोष ने टीएमसी को एक नई चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कानून का पालन करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे कमजोर हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए घोष ने कहा कि हां, खेला होबे, परिवर्तन होबे। मैं ममता दीदी के भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि हम सरकार बना रहे हैं। टीएमसी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, हमारे विरोधी हमें बता रहे हैं कि हमारा खेल खत्म हो गया है, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि हमारा खेल जारी है। तैयार रहिए। अगर माताएं चुनाव के बाद अपने बच्चों के चेहरे देखना चाहती हैं तो उन्हें कहें कि वे उन्हें नियंत्रण में रखें। हम सभ्य हैं और कानून का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 82वें दिन भी जारी है और किसान दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की संख्या में अब तेजी से गिरावट आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महापंचायत कर रही हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस के जय जवान जय किसान कार्यक्रम में कहा कि देश का किसान तीनों कानूनों के विरोध में धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार को उनकी परवाह नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। किसानों के साथ खड़ी ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और हम उनके साथ। इसीलिए प्रियंका जी हर जगह जा रही हैं किसानों की मदद करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये आंदोलन जीवी हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, सरदार पटेल ने आंदोलन किया, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने आंदोलन किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इस तरीके का कमेंट किसानों के ऊपर कर रहे हैं। अफसोस और ताज्जुब है, क्या इस सरकार को शर्म नहीं आती है? 21 साल की बच्ची स्टूडेंट, उसको पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा लिया गया। दिल्ली के कम्युनल राइट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन लोगों को कहा कि गिरफ्तार कर लो, बीजेपी के लोगों को। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि देश में महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और इसको लेकर सरकार कोई विचार नहीं कर रही। इसके साथ ही उन्होंने सीएए पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति कर रही है, जाति धर्म की राजनीति कर रही है। महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल, पेट्रोल और गैस तो पैंगे बढ़ाए कि वो आसमान छू रहे हैं। अब कहाँ हैं राजनाथ सिंह जी, अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी, अब कहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो रोडों पे सिलेंडर लेके चलते थे, कहाँ चले गए वो सब? अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको इतनी चिंता रहती थी जब यहाँ डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ती थी, गैस की कीमत बढ़ती थी, तब रोड पे दिखाई पड़ते थे और कहते थे कि जब मुझे लगता है इस देश के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज के अंदर में जाति और धर्म की राजनीति करके सत्ता पाना चाहती है, ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी कबूल नहीं करेंगे, जब उन्हें अवसर मिले वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या किया और क्या कुछ कहा। आपको सुनाते हैं। कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इस देश में इंडिया और हिंदुस्तान किसने बनाया? अगर दो तरह के अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ, एक तरफ गुजरात जैसे समृद्ध राज्य हुए, दूसरी तरफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम जैसे पिछड़े राज्य हुए, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो खेल है ब्लेम गेम का, लंबे समय तक वो असम में सरकार में रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सीएए और महंगाई को लेकर बोले। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल एक बार मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अच्छे से देख लें तो पता लग जाएगा कि महंगाई तब क्या थी और अब क्या है। और क्या कुछ कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, आपको सुनाते हैं। सीएम लागू नहीं होने देंगे। अरे भैया, तुम्हारी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों से, तुम्हारी जो है वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से, तुम्हारी अफगानिस्तान के पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यकों से क्या दुश्मनी है? वहाँ पे हिंदू है अल्पसंख्यक, वहाँ पर सिख भाई है हमारे अल्पसंख्यक, वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन भाई अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं। आप कहते हो जी वो चाहे जितने भी पीड़ित प्रताड़ित हों, उनको हम नागरिकता भारत की नहीं लेने देंगे, तो न नौमन तेल होगा, न इनका ये सपना पूरा होगा। सर, महंगाई को टैग करते हुए जनता से लूट और दो का विकास, मुझे लगता है कि इन्होंने जो है वो अभी अपने ज़्यादा तो बहुत लंबा इनके परिवार की और इनके पार्टी का तो इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन उसने लंबे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ये अपने मनमोहन सिंह जी के और अपनी मम्मी जी के जो शासनकाल को याद कर लें, तब पता लग जाएगा कि महंगाई क्या थी और बेरोजगारी क्या थी। वहीं उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद के नारायणपुर में संघर्ष कप 2021 कैनवस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सांसद मिर्जापुर बाल कुमार सिंह पटेल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बाल कुमार पटेल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का आभार जताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल से अपने जनपद, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर की जनता हमारे दिल में राज करती है। उन्होंने कहा कि आज देश का नौजवान किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है। यह भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। तो वहीं उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि घर में मेरी फिर से वापसी हो गई है। पार्टी जो हमें दायित्व सौंपेगी उसका निर्वहन करूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक वर्ष पहले मार्च 2020 में देश के अंदर खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड अभिनेता और उद्योगपति सचिन जोशी को ईडी ने अरेस्ट किया है। ओंकार रियल्टर्स प्रकरण में ईडी ने यह कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ओंकार ग्रुप प्रमोटर्स और सचिन जोशी के बीच हुई 100 करोड़ की अवैधानिक डील को लेकर यह कार्रवाई की गई। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद से क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा समय पे दिए गए निर्णय और समय पे दिए गए मार्गदर्शन का परिणाम है। न केवल कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित है, बल्कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश की जनता को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी देश में ले लिए हैं और सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। यानी मैं सुनता हूं दुनिया में जापान विकसित देश है, जापान का वैक्सीन आज आया है और भारत का वैक्सीन 2 वैक्सीन 1 महीने पहले लगने प्रारंभ हो गए हैं। ये है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की नई तस्वीर और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा। आज दुनिया भी उसको स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना के दौरान जो सख्त फैसले लिए गए उसका परिणाम था कि आज देश सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन लॉकडाउन 25 मार्च को प्रारंभ हुआ। अचानक मजदूरों के सामने काम का अभाव हो गया। उन्होंने प्लान प्रारंभ कर दिया। कहां जाता, उसके पास काम नहीं था। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ कि वहां की राज्य सरकारों ने उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए, राशन की दुकान से राशन देना बंद कर दिया। उनके सामने प्लान के सिवाय कोई चारा नहीं था और उस समय राज्य सरकार ने न्यूनतम गिरौती कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो श्रम विभाग सबसे पहले आया था। उन्होंने कहा जितने भी निर्माण श्रमिक होंगे उनको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य हम लोग करेंगे। और उस समय हम लोगों ने निर्माण श्रमिक हो या फिर कपड़ी व्यवसायी, जितने भी ठेला पहुंचा रेडी लगाने वाले थे, जितने प्रवासी श्रमिक आए थे, ऐसे 54 लाख श्रमिक परिवारों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता देने का काम और ये कार्य इसलिए देने में सफल हो गए थे क्योंकि विभाग पूरी मजबूती के साथ इन निर्माण श्रमिकों के कारण मजबूत स्थिति में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के बाद जब अपने कार्यक्रमों का आगे बढ़ाना था, मैंने देखा हमारे सभी भाइयों ने फिर से मेहनत और अपना पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम है कि हम लोग फिर से कोरोना अभी पूरी तरह भले समाप्त नहीं हुआ, हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी किए हैं, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम लोग फिर से जनजीवन को सामान्य करके किसी व्यक्ति को बेरोजगार और भूखों नहीं सोने देंगे। उस कालखंड में भी कोई भूखा नहीं सोया था, लेकिन आगे भी हम लोग किसी को भूखों नहीं सोने देंगे, हर हाथ को काम भी देंगे।
खेत को पानी भी देंगे, लेकिन हर पेड़ को भरपूर भोजन देने का काम भी करेंगे। और इस सरकार ने ये किया था और प्रत्येक समाज के नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने उस दिशा में प्रयास किया। उसका परिणाम हम सबके सामने आया। स्वामी प्रसाद जी अभी आपके सामने श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे निर्माण श्रमिकों के सामने एक समस्या होती है। आज जो गाजियाबाद में काम कर रहा है, अगले महीने वह अलीगढ़ चला जाता है। इसके बाद में वहां का कार्य संपन्न करके फिर वो आगरा चला जाता है, फिर फिरोजाबाद चला जाता है, फिर मथुरा चला जाता है। जीवन भर ढूंढता रहता है। उसके जीवन भर के अपने भ्रमण से भले ही वह राष्ट्र का निर्माण तो करता है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने परिवार को बना नहीं पाता है। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इस दिशा में प्रयास करेगी। हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। यानी आप सर्दी का बेटा भी, सर्दी की बेटी भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगी। और इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां पे उनके बच्चों को लाएंगे, उनके रहने की फ्री व्यवस्था, खाने की फ्री व्यवस्था, पढ़ाई की फ्री व्यवस्था, उसको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे और उसकी ऊर्जा, उसकी प्रतिभा का लाभ फिर समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण में लगाने का कार्य भी करेंगे। प्रतिभा किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा तो हर एक जगह मौजूद है और उस प्रतिभा का लाभ लेने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल का परिणाम है। और बहुत शीघ्र श्रमिकों के बच्चे खाना बदोश की तरह जगह जगह घूमेंगे नहीं, बल्कि अटल आवासीय विद्यालय में भले माँ बाप कहीं भी अपना काम धाम करें, लेकिन बच्चे एक जगह सुरक्षित रहेंगे और साल में जब उनकी मर्जी आएगी तब वे वहां जाकर के देख पाएंगे, वहां उनकी रहने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन बच्चों के रहने की, खाने की, आधुनिक शिक्षा की और सभी प्रकार की सुविधाओं का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार में हर प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। कोरोना ने भाइयों बहनों बहुत कुछ हमें सबक दिया। एक सबक था प्रवासी और निवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब किसी श्रमिक को आने वाले समय में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर कोरोना जैसी महामारी ने कभी दुर्भाग्य से दस्तक देने का प्रयास किया तो भी हमारा किसान भाई, हमारा श्रमिक भाई कहीं भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बना देगी जो हर प्रकार से संबल प्रदान करेगी, उसकी सुरक्षा का एक नया माहौल देगी, सुरक्षा का एक नया चक्र उसे प्रदान करेगी। और सुरक्षा चक्र के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सत्ता की बात संभाली, उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास, अविश्वास की सूचना, अराजकता, लोगों ने जनता का जनआम जनमानस में सरकार की छवि एकदम फैलाए जैसी बनी हुई। लेकिन पहली बार सरकार के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सभी सरकार के एजेंडे के हिस्से 2014 में बने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की।
और उस प्रकार की घोषणाओं के साथ साथ उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना प्रारंभ किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट में हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे धनराशि भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी उद्यमी थे, वहां पे कार्य करने वाले कारीगर थे, वहां पे कार्य करने वाले मजदूर थे, इन सबके लिए अलग से पैकेज की घोषणा हो रही थी। इनके लिए कार्यक्रम बन रहे थे। वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, इनकी राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही थी। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में भेजने का कार्य हुआ। अगर जनधन अकाउंट नहीं होता, क्या ये पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच पाता? क्या लेखपाल और राजस्व कर्मियों के माध्यम से हम। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां